हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जेफरी इप्स्टीन केस। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आपने लगातार न्यूज़ चैनल्स में और न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एक फ़ाइल की चर्चा चल रही है जिसका नाम है इप्स्टीन्स फाइल, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएसए की तरफ से रिलीज़ की गई है। तो आज हम उस फाइल के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि ये जेफरी इप्स्टीन आखिर है क्या। तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो में लगातार बने रहें, क्योंकि यहाँ पे जो आपको जानकारी दी जाएगी ना, वो किसी एआई जनरेटेड या फेक न्यूज़ नहीं है जो रूमर्स सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तो आधी अधूरी जानकारी से बचें। ये जो वीडियो बनाई जा रही है वो भले ही बड़े क्लासिकल मेथड के साथ बनाई जा रही है, जो पुराना मेथड होता है, लेकिन इस मेथड के अंदर मैं आपको एक चीज़ श्योर करना चाहूँगा कि जो भी जानकारी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो मैंने इप्स्टीन्स फाइल को खुद पढ़ करके, इसके ऊपर रिसर्च करके, तब मैं आपके सामने यहाँ वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। तो अगर आप भी इसके बारे में जो है वो अच्छे से जानना चाहते हैं, डीप स्टडी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप भी सोशल मीडिया और एआई से इन्फॉर्मेशन हासिल करने वाले हैं शॉर्ट टर्म में, तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो है जेफरी इप्स्टीन है कौन, हु वाज जेफरी इप्स्टीन, क्योंकि अब तो उसकी डेथ हो चुकी है, अभी वो प्रेजेंट टाइम में ज़िंदा नहीं है। तो जेफरी इप्स्टीन जो है उसका जो बर्थ हुआ था वो 1953 में ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ था, यूएसए के अंदर। और इसका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा। ये कॉलेज जो है ड्रॉप आउट रहा। इसने कॉलेज में गया और वहाँ पे अपनी डिग्री पूरी नहीं करी और कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया। उसके बाद में इसने अमेरिका के ही एक कॉलेज के अंदर डेल्टन स्कूल, सॉरी कॉलेज नहीं, एक स्कूल में, डेल्टन स्कूल के अंदर मैथ्स टीचर की नौकरी करी। उसके बाद में इसने 1982 में अपनी एक कंपनी बनाई, जे इप्स्टीन एंड को। इसमें जो ये काम था इसका, खासकर इस कंपनी का, वो जो अमेरिका के बिलियनर्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके जो एसेट्स होते हैं उनको ये मैनेज करता था। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। तो ये एक फाइनेंसर भी था। फाइनेंसर का जो काम होता है, जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं वो इनके पास में आते थे और इनसे एडवाइस लेते थे कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस शेयर में पैसा लगाना चाहिए, किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हम ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें। और ये इसके साथ साथ जो है ना, वो ब्रोकर वाला एक काम भी करने लगा था, क्योंकि जब इसकी उठ बैठ जान पहचान बड़े बड़े बिलियनर्स के साथ में थी, तो इसके पास में ऐसे लोग आते थे जो कि प्रोजेक्ट लेकर के आते थे या जिनका खुद का कोई काम होता था, इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में इससे मुलाकात करते थे। तो ये बीच में एक टोकन मनी लेकर के ब्रोकर का काम भी करता था। तो देखते ही देखते ये एक फाइनेंसर से अमेरिका का बहुत बड़ा ब्रोकर बन गया। तो ये काम करता था एसेट मैनेज करने का। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये वेल्थ इतनी ज़्यादा जो इसने करी, क्योंकि इसने अपने प्राइवेट जेट खरीदे, प्राइवेट आइलैंड, और इसके साथ साथ इसकी प्रॉपर्टी पूरे अमेरिका में फैली हुई थी। इसकी प्रॉपर्टी जो है वो न्यूयॉर्क मैंशन में थी, पैम बीच, जो कि बहुत ही मतलब कि पॉश इलाका है यूएसए का। और एक इसने आइलैंड खुद का खरीदा था। मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, एक ऐसा बंदा जो कि एक फाइनेंसर है, वो फाइनेंसर से धीरे 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 उसने कंपनी बनाई और कंपनी से वो इतना ज़्यादा मालदार हो गया कि उसने एक आइलैंड खरीदा जिसका नाम है लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। और इसी को जो है वो, इसका जो निक नेम है उसको, वो है इप्स्टीन आइलैंड। इसी आइलैंड से जो है वो सारा विवाद शुरू होता है, क्योंकि जो अभी फाइल्स ओपन हो रही हैं उसमें जो दिखाया जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ में जो है वो रेप हो रहा था, वहाँ पर लड़कियों को जो है वो सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा था, उनका सेक्सुअली हरेसमेंट हो रहा था। तो वो इसी आइलैंड की पूरी घटना है। और जो वो फाइल्स भी रिलीज़ हुई हैं वो इसी आइलैंड की फाइल्स हैं। वहाँ का जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर वहाँ पे मिला, जो भी प्रूफ वहाँ पे एफबीआई को मिले जांच में, तो वही जो है वो फाइल्स का एक डाटा रिकॉर्ड है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ये जो सेक्स ट्रैफिकिंग ऑपरेशन था पूरा। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक जगह लेके जाना चाहूँगा जहाँ पर अभी तक किसी भी वीडियो क्रिएटर ने बात नहीं करी है, वो है इजराइल कनेक्शन। इप्स्टीन को एक लड़की मिली जिसका नाम था गैसलेन मैक्सवेल।
गैसलिन मैक्सवेल के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, गैसलिन मैक्सवेल जो है वो, उनके जो फादर थे वो थे रॉबर्ट मैक्सवेल, जिनका जो लिंक था वो मोसाद के साथ में है। अभी तक के जो फैक्ट निकल करके आ रहे हैं उसके आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मोसाद के साथ उनका लिंक था। और उनकी जो डेथ हुई थी वो 1991 में जो है मिस्टीरियस तरीके से हुई थी, यानी कि पता नहीं चला कि वो उनकी डेथ कैसे हो गई। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ कि इनका कनेक्शन मोसाद के साथ में कैसे, तो मैं उस फैक्ट पे आता हूँ कि जब ये इनकी डेथ हुई तो इनको जो है ना, इजराइल जैसे हमारे भारत के अंदर जो है वो राजकीय सम्मान के साथ में जब कोई शहीद होता है, कोई आर्मी मैन या कोई बहुत बड़ा नेता या कोई बहुत बड़ा अभिनेता जिसने राष्ट्र के लिए अपना योगदान दिया हो, तो ऐसे लोगों को जो है वो राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी जाती है। ठीक उसी तरह से जो है, जो इजराइल का राष्ट्रीय सम्मान था जो मृत्यु के वक्त जो है वहाँ पे दिया जाता है, उसके हिसाब से जो है मतलब कि उनको वो सम्मान दिया गया रॉबर्ट मैक्सवेल को। वो जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो उसके अंदर जो है इज़राइल के जो उस टाइम पे करंट प्राइम मिनिस्टर थे वो शामिल हुए, इज़राइल के प्रेसिडेंट शामिल हुए, और इंटेलिजेंस एजेंसी जो मोसाद है उसके बड़े बड़े ऑफिशियल्स जो हैं वो उसके अंदर शामिल हुए उनके अंतिम संस्कार के अंदर। और इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कोई आम इंसान तो नहीं था। जाहिर सी बात है कि इज़राइल के लिए या इज़राइल की एजेंसीज़ के लिए उसने कुछ ऐसा काम किया था जिसके बदले में उनको इतना बड़ा सम्मान दिया गया। और ये जो एप्स्टीन फाइल खुल रही है इसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है वो इज़राइल का हाथ है, क्योंकि इज़राइल जो है बड़े बड़े जो लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि इस फाइल के अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति है उनका नाम भी, और जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं बिल गेट्स उनका नाम भी, और ऐसे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं जिनको मैं यहाँ पे अभी डिस्क्राइब करने बैठूंगा तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इस लेक्चर के बाद में, जो कि एप्स्टीन फाइल के ऊपर होगी। अभी जो हम हैं एप्स्टीन के बारे में जान रहे हैं कि ये कौन था, क्या था, कैसे इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई। बाकी वो फाइल के ऊपर ही मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और जैसे ही मेरी रिसर्च पूरी होगी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम उन सब चीज़ों के बारे में जो है वो गहनता से अध्ययन करेंगे कि कौन कौन लोग हैं जिनके नाम उसमें आए हैं, उनका क्या क्या रोल है, बिल्कुल विद फैक्ट, हवाई बातों में नहीं, जो सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है कि वो इंसानों को मार के खा रहे थे। जो भी है, जो भी उन फाइलों में लिखा होगा उसके आधार पर मैं आपको जानकारी दूंगा। तो अभी हम जो बात कर रहे थे रॉबर्ट मैक्सवेल की, तो ये कोई आम इंसान इज़राइल का नहीं था। तो इसके तार बताए जाते हैं कि ये मोसाद के लिए काम करता था, तो इसीलिए उनको जो है इतना बड़ा सम्मान दिया गया 1990 में। ठीक है, 1990 से ही उन पे जो है ये एलिगेशन लगना स्टार्ट हुए जेफरी एप्स्टीन पे। तो 1990 में ही उनको जो है वो गैसलिन मैक्सवेल से उनकी मुलाकात हुई और वो उनकी की पार्टनर बनी। उन्होंने उनके साथ में शादी नहीं करी, तो उनको लिविंग पार्टनर या की पार्टनर जो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो उनकी जो है वो ना गर्लफ्रेंड थी और ना वो उनकी वाइफ थी। तो उसके बाद से ही इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने सेक्सुअल ट्रैफिकिंग का जो पूरा ट्रैप एक बनाया था उस आइलैंड पर, तो वहाँ पे ये लड़कियों को कैसे फंसाते थे अपने जाल में। तो ज़्यादातर जो लड़कियाँ उसमें होती थी वो थी अंडर एज लड़कियों को वो ये लोग रिक्रूट करते थे, और उनकी उम्र 14 साल या 14 साल से ज़्यादा, 14 साल से कम भी होती थी, क्योंकि जो हमने फाइल्स देखी उसमें छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं हमें। और रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो है वो नाबालिग लोगों को जो है यहाँ पे ज़्यादा जो है वो रिक्रूट करके लाया जाता था। तो रिक्रूट करने के लिए ये क्या करते थे, ये मसाज जॉब का ऑफ़र देते थे। खासकर ये ऑर्फनेज में रहने वाले बच्चों को जो कि अनाथ थे, या फिर जो स्टडी कर रहे थे दूसरी कंट्रीज से आकर के, यूक्रेन, रशिया और बेलारूस या अदर साइट्स कंट्री से आकर के जो लोग जो है अमेरिका में, यूएसए में पढ़ाई कर रहे थे, जो कि फाइनेंशियली दिक्कत से जूझ रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है वो डिफ़िकल्ट होती है। जब आप अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाते हो तो हर कोई जो है फाइनेंशियली इतना एबल नहीं होता। कुछ लोग जो गरीब भी होते हैं, जो कि मिडिल क्लास भी होते हैं, तो
वो लोग जो है वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट करते थे, ऐसी लड़कियों को। वो उनको जो है वो मसाज जॉब के बहाने से और एजुकेशन सपोर्ट के माध्यम से कि हम आपको जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे आपकी पढ़ाई के लिए, ये सब बहाने लगा करके वो उनको इस आइलैंड पे लेकर के आते थे, जो इप्स्टीन आइलैंड है, लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, इस पर लेकर के आते थे। इस मेथड का जो नाम था जिसके माध्यम से ये लोग रिक्रूटमेंट करते थे इन लड़कियों की, उसका पिरामिड रिक्रूटमेंट मेथड। और इसमें जो है आप समझेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर जो है वो इप्स्टीन रहता था। इप्स्टीन जो है एक पावर दिखा करके, जो बड़े बड़े लोगों के साथ में फ़ोटो, अपना इन्फ्लुएंस दिखा करके, उसके बाद प्राइवेट जेट थे, ठीक है, उसके बाद खुद का आइलैंड था, इतनी सारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ थी, तो अपना रसूख और अपनी पावर दिखा करके वो अट्रैक्ट करता था। लेकिन वो डायरेक्टली जो है वो किसी को अप्रोच नहीं करता था, वो जो करता था ये गैसलेन मैक्सवेल के थ्रू करता था। गैसलेन मैक्सवेल जो है वो लड़कियों को इस तरह के जो है वो लालच दे करके उनको इस आइलैंड पर लेकर के आती थी, इस ट्रैप में फंसाती थी। और गैसलेन मैक्सवेल क्या करती थी, जैसे जो लड़कियां आइलैंड पे एक बार आती थीं और इस शोषण का शिकार होती थीं, तो उन्हीं को पैसों का लालच दे करके या उनको छुप करके वहाँ पे कैमरेज लगा करके, उनके एमएमएस बना करके, उनके वीडियोस फोटोज़ बना करके, उनको ब्लैकमेल करके या पैसों का लालच दे करके उनके थ्रू बोलती थी कि आप दूसरे लोगों को लेकर के आओ। अगर डरा धमकाते थे तो वो बोलते थे कि आप दूसरे लोगों को लेकर आओ, तब हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको हम छोड़ देंगे। और या तो पैसे दे करके, पैसों को लालच दे करके हम आपको और ज़्यादा पैसे देंगे, आप और भी लड़कियों को यहाँ पर लेकर के आओ। तो इस तरह से ये पूरा चेन सिस्टम चलता था। और इसमें जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो इप्स्टीन इन्वॉल्व था, लेकिन ये जो सारा काम होता था वो गैसलीन मैक्सवेल और जो पीड़ित लड़कियां होती थी उनके माध्यम से ये पूरा चलाता था। और ये क्या करते थे, इन लड़कियों को यहाँ पे आइलैंड पे बुलाने के बाद में डोनाल्ड ट्रम्प और जो भी बड़े बड़े हम सेलिब्रिटी देख रहे हैं जो उस आइलैंड पे जाते थे, उन अमीरों को वहाँ पे ये सर्व किया जाता था। तो इसी को लेकर के आज पूरी दुनिया में विवाद पूरा खड़ा हो गया। जो लोग वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, वर्ल्ड पीस हार्मनी की बात करते हैं, यूनिवर्सल एथिक्स की बात करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि जिनको नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए था, और आज उनके जो ये फाइल खुल रही है उसमें इस तरह के वो चीज़ों में जो है लिप्त पाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखी और दुखद करने वाला है। बड़े बड़े नाम हैं जिनको हम जो है मसीहा समझते थे। स्टीफन हॉकिंग्स जो कि इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, वो भी जो है उस आइलैंड पे जाते थे, उनके भी फ़ोटोज़ हमने देखे। तो ये सब बिल्कुल शर्मसार करने वाला है, इंसानियत को झंझोड़ देने वाला है कि ये जो वाइट कॉलर इतने बड़े बड़े लोग हैं, असल में रियलिटी में वो लोग क्या कर रहे हैं। वो इंसानों को इंसान नहीं समझते, इस तरह की हैवानियत में उनका नाम आ रहा है। तो ये आपने समझा कि ये किस तरह से इस जाल के अंदर लड़कियों को फंसाते थे। तो फर्स्ट टाइम जब ये चीज़ बाहर आई ना 2005 फ्लोरिडा प्रोब, जब एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल थी वो इस तरह से ट्रैप में फंसी, और वो जब वापसी आती है अपने घर, तो उसने अपने घर में ये सब बताया। तो उसकी फैमिली जो है उसके साथ में वो जाते हैं पाम बीच पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पे ये कंप्लेंट दर्ज करते हैं कि भाई इप्स्टीन ने जो है हमारी बच्ची के साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट किया है अपने आइलैंड पे बुला करके। उसके बाद से वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, और इप्स्टीन्स के आइलैंड पे पुलिस जाती है। जब वहाँ पे देखती तो उनको ये इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि यहाँ पे ये सिर्फ एक लड़की नहीं, यहाँ पे लगातार नाबालिग लड़कियाँ आती जाती रहती हैं इस आइलैंड के ऊपर, और ये पूरा एक चेन सर्कल है, बहुत बड़ा सिंडिकेट है। ये सिर्फ एक हरेसमेंट का मामला नहीं है। तो उसके बाद में इसमें FBI इन्वॉल्व होती है, और इप्स्टीन्स को जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों का, रसूखदार लोगों का इप्स्टीन्स के साथ में जो है वो सपोर्ट था, तो ज़्यादा कुछ उस मामले में हो नहीं पाता। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इप्स्टीन्स को 2005 में इस तरह के एलिगेशंस के लगा के उसको गिरफ्तार किया गया, तो उसको इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जब तक वो, क्योंकि प्रूफ नहीं हुआ, जब तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया, वो बाहरी था। उसका पहली बार नाम आया था 2005 में। 2008 में एक कंट्रोवर्शियल डील होती है जिसमें
स्टीन्स को बोला जाता है कि आप जो है ना कुछ आरोप जो है वो स्वीकार कर लो, जैसे कि हाँ हम यहाँ पे लड़कियों को लेकर के आते थे, इसमें ज़बरदस्ती नहीं, मतलब कि प्रोस्टिट्यूट लड़कियों को हम जो है पैसा दे करके इस आइलैंड पे लेकर के आते थे और वहाँ पे हम इस तरह की चीज़ें करते थे। तो उसको 18 महीने की जेल हुई, और बाकी जो संगीन मामले थे उससे उसमें उसके ऊपर जो है सज़ा नहीं सुनाई गई यूएसए की कोर्ट की तरफ से। और इसको जो है ना वो स्वीट हार्ट डील भी कहा जाता है। ये जो डील है ये लेकर आए थे एलेक्जेंडर अकोस्टा, जो कि 2017 में 28 अप्रैल को यूएस के सेक्रेटरी ऑफ लेबर भी बने। इस डील के अंदर क्या था कि ये ना नाम मात्र की सजा थी 18 महीने की जो भी थी, इसके अंदर जो है ना वर्क रिलीज दिया गया एप्स्टीन को, जिसमें वो हफ्ते के 6 दिन जो है दिन के 12 घंटे अपने ऑफिस में जा करके काम कर सकता है, जो उसका लग्जरी ऑफिस था वहाँ पे जाके काम कर सकता है। उसके बाद में रात को सोने के लिए ही वो जो है वो जेल में जाता था। तो ये तो मुझे समझ नहीं आया है कि ये किस तरह की पनिशमेंट या जेल है। तो क्योंकि ये पॉलिटिकल सपोर्ट था उसके साथ में, इतने पावरफुल लोगों का सपोर्ट था, तभी वो इस तरह से बच गया। यूँ कह सकते हैं कि उसको कोई सज़ा नहीं थी, वो नाम मात्र के दिखावे के लिए किया गया, वो बच गया। तो उसके बाद में जो है जो बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे, जो न्यूज़ एजेंसी के रिपोर्टर थे, उनके वो रडार में आ गया और उन्होंने उसको जो है इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दिया एप्स्टीन को। उन्होंने सबूत जुटाए, जो लोग पीड़ित थे उनसे मुलाकात करी, उनके इंटरव्यू लिए, उसके बाद में वो सारे सबूत जो है वो कोर्ट के आगे पेश कर दे। तो मजबूरन जो है 2019 के अंदर एप्स्टीन को जो है अरेस्ट किया गया दोबारा, और जेल में ही जो है ना उसकी भी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। ये जेल अधिकारियों द्वारा बताया गया यूएसए में कि जब एप्स्टीन की डेथ हुई तो उस दिन कुछ टेक्निकल इशू था और सारे कैमरे बंद थे जेल के, और बताया गया कि अपने ही सेल में चादर को गले में बांध करके उसने फांसी लगा करके अपनी जान दे दी। एप्स्टीन की मौत के बाद में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी रिलीज़ नहीं किया गया। उसके बाद में जो उसकी की पार्टनर थी मैक्सवेल, उसको 20 साल की सज़ा यूएसए के कोर्ट ने सुनाई, और उसको ये भी कहा कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अगर ये इन फ्यूचर कभी बेल के लिए अप्लाई करना चाहे तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसको 20 साल तक सिर्फ जेल में ही रहना होगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि एप्स्टीन जो है वो खुद कोई यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, तो गैसलीन जो है वो उसमें लेवल 2 की पार्टनर थी उसकी, तो लेवल 1 पे वो खुद था, ये इन्फ्लुएंस करता था, और लड़कियों को लाने में जो है वो मैक्सवेल का हाथ था। मैक्सवेल इस तरह से पहले एक इंसान को जोड़ती थी, फिर उसके बाद में उसको बोलती थी कि आप 2 लोगों को लेकर आओ। तो ये चेन सिस्टम के थ्रू ये काम करते थे, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो सबूत मिले कोर्ट को वो मैक्सवेल के खिलाफ मिले, इसलिए मैक्सवेल को जो है वो 20 साल की सज़ा सुनाई गई है। आज भी वो यूएसए की जेल में बंद है। और इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के बारे में। जब ट्रंप जो है वो दूसरी बार राष्ट्रपति बन करके आए चुन करके, तो इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात मेंशन की थी कि अगर मैं यूएसए का प्रेसिडेंट बनता हूँ तो मैं एप्स्टीन फाइल को रिलीज़ करूँगा। ये दोबारा जो है वो प्रेसिडेंट बना यूएसए का। मैं इसको इसलिए तू तड़ाक तरीके से बात कर रहा हूँ कि ये इस तरह के केस में इसका नाम आने के बाद जो मैंने फ़ोटोज़ देखे हैं, क्योंकि मैंने उसको खुद से जो है वो एनालिसिस किया पूरी फाइल का, मैं रिस्पेक्ट ख़त्म हो चुकी है इस इंसान के लिए। तो इसका जो नाम आया डोनाल्ड ट्रंप का, तो डिनाई कर गया था, जीतने के बाद में ये डिनाई कर गया था, अपनी बात से मुकर गया था कि मैं मतलब कि इन्होंने बोला कि एप्स्टीन फाइल में कुछ भी नहीं है, ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, हम इसको रिलीज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब ये पूरा नाम उछला, क्योंकि ट्रंप के साथ में एप्स्टीन के जो है वो गहरे कनेक्शन थे, दोस्ती थी, जो कि पहले भी मीडिया में चल रहा था, तो वो पूरे प्रदर्शन होने लगे देश के अंदर कि नहीं 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 इसमें ट्रंप का कुछ मामला है, तभी ट्रंप इसको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसी भी जो है वो अमेरिकी कांग्रेस में, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है वैसे उनका जो सीनेट है, कांग्रेस है, वहाँ पर जो है वो दोनों ही पार्टियों ने, जो अमेरिका की 2 पार्टियाँ हैं, दोनों ही पार्टियों के जो वहाँ पे मेयर हैं, काउंसलर्स हैं, उन्होंने एक साथ मिल करके एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इस एक्ट के सपोर्ट में वोट किया, और ये एक्ट वहाँ पे जो है वो पास हो गया। उसके बाद में मजबूरी में डोनाल्ड ट्रंप को उसके ऊपर सिग्नेचर करने पड़े, और अंत में
जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से इसको रिलीज़ किया गया। और अभी जो इसकी जो फाइल हैं वो 3.5 मिलियन पेजेस से ज़्यादा की फाइलें, मैंने भी देखा काफ़ी बड़ा डाटाबेस है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। अभी भी काफ़ी सारा डाटा अपलोड वो करेंगे अलग अलग जो है वो किस्तों में, क्योंकि अभी एक साथ इतना सारा डाटा पोस्ट करना पॉसिबल नहीं था। तो इस टॉपिक के ऊपर जो वीडियो है वो मैं अगली लेक्चर में बनाऊंगा, क्योंकि मैं अभी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी गलत जानकारी मिले। मैं आपको सारी फैक्चुअल जानकारी दे रहा हूँ रिसर्च के माध्यम से। और आगे जैसे ही मेरी रिसर्च उस पर पूरी होती है, मैं दूसरा वीडियो का पार्ट जो है वो उसमें रिलीज़ करूँगा। और इस पूरी इप्स्टीन फाइल पे हम पूरी एक सीरीज़ बनाएंगे। उसको देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ रहिए। और अभी तक जो आपने हमें देखा, इतना प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद।